हेलो क्लास, आज हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है और उसको फोर्स सिस्टम में कैसे अप्लाई करते हैं, और या किसी सिस्टम में मोमेंट हम कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनीशन से। तो डेफिनीशन क्या है? द टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू रोटेट और टू टर्न अ बॉडी। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू रोटेट और टर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए टेंडेंसी या टर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए फोर्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम कहने का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई बीम है, इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया जा रहा है, तो इस फोर्स की वजह से ये टर्न होना चाहेगा, तो इसी टर्निंग टेंडेंसी को हम मोमेंट कहते हैं। ये टर्न होना चाहेगा इसके अबाउट, तो वो हम इसी को क्या कहेंगे? टर्निंग टेंडेंसी। फोर्स की वजह से जो फोर्स की वजह से, ठीक है, फोर्स सिस्टम में या बीम में जो टर्निंग टेंडेंसी जनरेट होती है उसी को बोलते हैं मोमेंट। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं क्या है ये टर्निंग टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ अ फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? मोमेंट ऑफ फोर्स is a point, moment of force of a point, moment of force about a point. ठीक है, moment of force about a point is defined as the turning tendency of a force। ठीक है, about that point, ठीक है, क्या है ये मोमेंट ऑफ ए फोर्स? मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द टर्निंग टेंडेंसी ऑफ ए फोर्स। ठीक, अबाउट दैट पॉइंट। ठीक है, अगर कोई फोर्स किसी सिस्टम में लग रहा है, तो इस फोर्स की वजह से किसी पॉइंट पे जितना टर्निंग आ रहा है, इसी को बोलेंगे हम मोमेंट। और इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या कहते हैं? फोर्स इनटू उस पॉइंट से लेके फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब कि फोर्स और इस पॉइंट से लेके परपेंडिकुलर डिस्टेंस में, अगर कोई दूसरा फिगर हम ड्रॉ करें, अगर ये फोर्स ऐसे लग रहा है 60 डिग्री एंगल पे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? या तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें, ठीक है, या फिर हम इसको परपेंडिकुलर कर दें। इसको रिजॉल्व करके एक आएगा Fx और एक आएगा Fy। ठीक है, तो Fy, क्योंकि Fx जो है वो इसी लाइन के अलोंग है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगा। Fx इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसी लाइन के अलोंग 0 होगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। लेकिन Fy के अलोंग अगर ये क्या है, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो अगर इसको L मान लें, तो मोमेंट अबाउट, अगर इस पॉइंट O है तो मोमेंट अबाउट O क्या होगा? Fy इंटू L। तो ये होगा मोमेंट। ठीक है, इसको और हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, पहले डेफिनेशन क्लियर हो जाए उसके बाद। ठीक है, अच्छा, इसको कैसे मेजर करते हैं? इसका मेजरमेंट का तरीका क्या है? मोमेंट को अगर मेजर करना है
तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो यूनिट मुझे मिलेगा या हमको मिलेगा वो होगा मोमेंट। ठीक है, फोर्स से लेके हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना होता है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इट इज measured by the product of force and the perpendicular distance of the line of action of the force from that point। क्या है, इट इज मेजर्ड द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसका, लाइन ऑफ एक्शन का और फोर्स का। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन, मान लो ये कोई लाइन है और ये फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, तो इस फोर्स और हम ओ पॉइंट पे मोमेंट जानना चाहते हैं, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये हमको मोमेंट बताएगा। ठीक है, इसको नोट करो, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, जहां पे अगर इस फिगर में देखें तो ओ को क्या बोला जाता है, मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मोमेंट। ठीक है, मोमेंट ऑफ सेंटर बोला जाता है। ठीक है, और जो एल डिस्टेंस है फोर्स से लेके पॉइंट ओ का, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एल डिस्टेंस को बोलते हैं आर्म, मोमेंट आर्म, और आर्म ऑफ द फोर्स। आर्म ऑफ द फोर्स। ठीक है, इस ओ पॉइंट को, जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट निकाल रहे हैं, मोमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ सेंटर। ठीक है, और ओ से लेके फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, लेंथ है एल, उसको क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ आर्म या आर्म ऑफ द फोर्स। ठीक है, मोमेंट आर्म या आर्म ऑफ द फोर्स। ठीक है, अब मोमेंट क्या करता है। ठीक है, मोमेंट से क्या होता है वो देखते हैं। मोमेंट, ठीक है, इसके लिए क्या होगा, द
action of moment, the action of moment tends to or to cause a rotational motion to the body. ठीक है, मोमेंट क्या करता है, एक्शन ऑफ मोमेंट क्या होता है कि या वो बॉडी को या तो रोटेट करना चाहता है, टेंड करेगा, या फिर रोटेशन करा देगा। ठीक है, अगर मोमेंट का वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है, उसके रेसिस्टेंट बॉडी के रेसिस्टेंट फोर्स से ज़्यादा होगा तो वो रोटेशन हो जाएगा, अगर रेसिस्ट कर जाएगा तो वो रोटेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि फोर्स के साथ लेंथ को दिखाते हैं, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और हम मान के चलते हैं कि अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो वो क्या है, पॉजिटिव मूवमेंट है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव रोटेशन। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक पी फोर्स है। ठीक है, ये पॉइंट ओ है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एल है। ठीक है, तो मोमेंट क्या होगा, ये पी फोर्स जो है वो इसको क्लॉकवाइज रोटेशन कराना चाहेगा। ठीक है, ये पी फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, तो ये पी फोर्स ओ के अबाउट क्या होगा, इसको क्लॉकवाइज रोटेशन कराना चाहेगा। और अगर हम क्लॉकवाइज रोटेशन पॉजिटिव ले रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, हम लिखेंगे m इंटू क्या होगा, m का वैल्यू क्या होगा, p इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, p इंटू एल लिख सकते हैं। ठीक है, p इंटू एल परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और ये क्या होगा, क्लॉकवाइज ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, और इसको हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव, इसको हम पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट, अगर सेम चीज P पॉइंट ये है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस L है, और ये P फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये P फोर्स सेम वैल्यू, जो वैल्यू यहाँ है, जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे है वही मैग्नीट्यूड यहाँ पे है, तो क्या होगा कि ये O के अबाउट इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज मोशन कराना चाहेगा इस O के अबाउट। तो यहाँ पे क्या होगा, m इक्वल टू माइनस पी इंटू एल, क्यों, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव ले रखे हैं, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम क्या ले रखे हैं, निगेटिव। ठीक है, फिर से देखते हैं, ये पॉइंट O है। ठीक है, पॉइंट O है, O पॉइंट से L डिस्टेंस पे कोई फोर्स लग रहा है P डाउनवर्ड, तो ये P फोर्स O के अबाउट इसको क्लॉकवाइज रोटेशन कराना चाहेगा, क्लॉकवाइज रोटेशन कराना चाहेगा इस P के अबाउट, ये क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन कराना चाहेगा। ठीक है, तो जो क्लॉकवाइज रोटेशन कराना चाहेगा और हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रखे हैं, तो मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी P इंटू O से P तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, वही चीज यहाँ पे P फोर्स जो है अब डाउनवर्ड ना लग के अपवर्ड लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, तो ये O पॉइंट से P को देखा जाए तो ये पूरे को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराना चाहेगा, तो जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, और एंटी क्लॉकवाइज को हमने क्या मान रखा है, निगेटिव। ठीक है, तो मोमेंट का वैल्यू क्या होगा,
m इक्वल टू माइनस पी इंटू एल, ठीक है, m इक्वल टू माइनस पी इंटू एल। अच्छा एक चीज और, इसका यूनिट क्या होगा, अगर हम p को न्यूटन में लिख रहे हैं और l को मीटर में लिख रहे हैं तो मोमेंट का वैल्यू यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर हम p को न्यूटन में लिख रखे हैं और डिस्टेंस को जो p फोर्स है वो न्यूटन में है उसका वैल्यू, और लेंथ जो है वो मीटर में है, तो मोमेंट का जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, न्यूटन मीटर, ठीक है। सिमिलरली अगर हम p को किलो न्यूटन में लिख रखे हैं और l को मीटर में लिख रखे हैं तो मोमेंट का वैल्यू क्या आएगा, किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से इसको हम डिनोट करते हैं इसके यूनिट को, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं मोमेंट इक्वेशन लिखने के लिए। एक एग्जांपल देखते हैं, ये O पॉइंट है, ठीक है। ये एक फोर्स लग रहा है F2, ये एक फोर्स लग रहा है F4, ठीक है। ये एक फोर्स लग रहा है F1, नहीं, ये एक फोर्स लग रहा है F1 और ये एक फोर्स लग रहा है F2। सबके O से लेके F1 का डिस्टेंस L1 है, ठीक है। O से लेके F2 का डिस्टेंस F4 है, O से लेके F2 का डिस्टेंस L2 है, ठीक है। O से लेके F2 का डिस्टेंस जो है, एक मिनट, ये 3 है, ये L3 है, ठीक। एक फोर्स सिस्टम में 4 फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। F1, F2, F3 और F4, ठीक है। F1 जो है वो O से L1 डिस्टेंस पे है, F2 जो है वो O से L2 डिस्टेंस पे है, F3 जो है वो O से L3 डिस्टेंस पे है और F4 जो है वो O से L4 डिस्टेंस पे है, ठीक है। और हम क्या मान रहे हैं कि क्लॉकवाइज रोटेशन को क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को निगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो मोमेंट इक्वेशन इसके लिए क्या लिखेंगे, जो क्लॉकवाइज है उसको पॉजिटिव लिखेंगे, जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको निगेटिव लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, F1 एंटी क्लॉकवाइज, फिगर को देखते हैं, F1 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा है, F1 का डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है, ठीक है, वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा है। ठीक है, तो वो क्या होगा, माइनस F1 इंटू L1, F1 इंटू L1, ठीक है। F4 जो है वो इसको क्लॉकवाइज रोटेशन कराएगा, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, प्लस F4 इंटू L4, ठीक है। F2 जो है वो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराएगा, ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, माइनस F2 इंटू L2, ठीक है। और F3 जो है वो इसको क्लॉकवाइज रोटेशन कराएगा, ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, प्लस F3 इंटू L3, ठीक है। तो ये मोमेंट इक्वेशन हम होगा इसके लिए, इस फोर्स सिस्टम के लिए, ठीक है। इस फोर्स सिस्टम में 4 कोप्लेनर फोर्स लगे हुए हैं, ठीक है, 2 क्लॉकवाइज है, 2 एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है।
ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और F2 एंटी क्लॉकवाइज है। F1 F2 एंटी क्लॉकवाइज है और F3 F4 जो है वो क्लॉकवाइज है। तो अगर क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज को अगर निगेटिव ले रहे हैं तो वो निगेटिव होगा, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं हम, F1 इंटू L1 माइनस में क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज, F4 इंटू L4 पॉजिटिव क्योंकि क्लॉकवाइज, फिर माइनस F2 इंटू L2, F2 इंटू L2 ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और लास्ट F3 इंटू L3, F3 इंटू L3 ये क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। तो ये आया है इसका मोमेंट इक्वेशन, अ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को का स्टेटमेंट क्या है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ठीक है, क्या है, ए बॉडी acted upon by a number of force, coplanar force will be in equilibrium if the algebraic sum of moment of all the forces about a point lying in the same plane is zero, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ए बॉडी एक्टेड अपॉन ए नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस will be in equilibrium if the algebraic sum of the moment of all the forces about a point lying in the plane is zero, ठीक है। मतलब कि किसी भी फोर्स सिस्टम में अगर किसी बॉडी के ऊपर, ठीक है, नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्स मतलब सारे फोर्स जो है वो एक प्लेन में नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्स लग रहे हैं, तो क्या होगा कि उन सारे फोर्स का, उन सारे मोमेंट्स का, और वो इक्विलिब्रियम में है,
तो उन सारे फोर्स मोमेंट को अगर इक्वेट करें तो वो ज़ीरो के बराबर होगा। एल्जेब्रिक सम अगर करें, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट, तो वो एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट, तो वो क्या होगा, किसी पॉइंट के अबाउट वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, क्या है, ए बॉडी एक्टेड अपॉन बाई ए नंबर ऑफ कोप्लेनर्स, नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्स। ठीक है, बहुत सारे नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्स लग रहे हैं और वो सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तब क्या होगा, कैसे होगा, इफ द वो इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब सारे एल्जेब्रिक सम मोमेंट जो है, मोमेंट ऑफ सम ऑफ मोमेंट जो होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। उस प्लेन के अबाउट क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। ठीक है, मैथमेटिकली इसको लिखें, मैथमेटिकली लिखें तो समीशन ऑफ ऑल द मोमेंट इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें कुछ और भी तरीके से तो हम लिख सकते हैं दैट इज क्लॉकवाइज ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि किसी भी फोर्स सिस्टम में नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्स कितने भी लग रहे हैं, उनका एल्जेब्रिक सम जो है उस प्लेन के अबाउट वो ज़ीरो होगा। और इसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करें मैथमेटिकली तो समीशन ऑफ मोमेंट जो हो, हाँ, वो हमेशा ज़ीरो होगा। ठीक है, अब जितना क्लॉकवाइज रोटेशन किसी भी फोर्स सिस्टम में, वो इक्विलिब्रियम में तभी होगा। ठीक है, मान लो कोई फोर्स सिस्टम है, ये इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब जितना क्लॉकवाइज रोटेशन होगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो। ठीक है, इस पूरे फोर्स में, इस पूरे फोर्स सिस्टम में जितना भी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, जितना भी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है उतने ही अमाउंट में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तभी ये इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है,
तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ख़त्म हो गया, मूवमेंट को एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है, अगली क्लास में, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग एक न्यूमेरिकल लगाएंगे इस पर, उसके बाद आगे फर्दर इस पर कुछ वर्क दिया जाएगा, उसको आप लोग घर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।